तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरिनियस इक्वेशन के बारे में समझा था। हमने क्या समझा था? यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? ln के इक्वल टू क्या था? ln a, और ये था ई ए बाई आर टी। हम लोगों ने ये फॉर्मूला आपका देखा था। और अगर हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राफ के फॉर्म में ये हो जाएगा ln के, और हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1/t। तो ये जो ग्राफ होगा इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ए बाई आर, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा ln ए। ln है मतलब ln के टर्म में करोगे तो ln a रहेगा, और अगर आपने इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट कर दिया सो दिस विल बी लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो सकता है। तो दो अलग अलग मतलब सॉरी, ये हम लोगों ने दो अलग अलग फॉर्म में देख लिया। ऊपर ln के फॉर्म में था, नीचे लॉग के फॉर्म में था। अब हम लोगों को इसमें यह समझना है कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन में कैसे चेंज आता है। जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था कि टेम्परेचर को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन्स फिर ज्यादा एनर्जी से होगा और ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन्स का एनर्जी भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड फास्ट होगा तो फटाफट कोलिजन्स होंगे। तो इस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। तो हम लोगों को वही देखना है कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या अब फर्क पड़ेगा। तो हम लोग वही इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात एज्यूम किया जा रहा है कि ए एंड ई ए ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ए क्या था? ए था फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ई ए था एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअल में ए और ई ए भी जो होता है ये टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो सकता है। मतलब कि कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको रिएक्शन के लिए, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर मतलब ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, पर हम लोग उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तभी फॉर्मूला आपका आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये assume करके चल रहे हैं कि ए एंड ई ए ऑफ अ केमिकल रिएक्शन does not depend upon temperature। तो ए और ई ए का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी भी रिएक्शन का ए एंड ई ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग ये मानते हैं, मतलब कि अगर टेम्परेचर T1 है, अगर टेम्परेचर T1 है तो मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K1 है। देखो टेम्परेचर चेंज होगा तो जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट को मान लेते हैं K2। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में कुछ बातों को समझते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इक्वेशन आपके पास? ये हो जाएगा log K1 पहले वाले के लिए, फिर हो जाएगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू T1। ठीक है, ये सेकंड वाले के लिए करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा log K2 इक्वल टू होगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू T2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। तो सेकंड में से हम लोग फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? log K2 माइनस log K1। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये माइनस ये अपॉन
2.303 RT2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1। तो ये आपके पास हो जाएगा log K2/K1, और यहाँ पे हम लोग EA को कॉमन ले लेंगे। EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, तो ये आया 1/T1 और माइनस 1/T2। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालने होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे बहुत बहुत मिलता जुलता फॉर्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था, पर वहां पे EA के जगह डेल्टा एस था, वहां पे डेल्टा एस था हीट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे EA है। तो वो फॉर्मूला भी थोड़ी देर बाद हम लोग कर लेंगे जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन का केस करेंगे। तो यहाँ पे EA है, ये बात को ध्यान रखना है। और EA का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब देखो EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो EA का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। कई कई मतलब कुछ रिएक्शंस में थोड़ा कम देना पड़ता है, पर देना तो पड़ता ही है। तो ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो देखो टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से ज्यादा, मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आप खुद सोच लो, ये जो टर्म होगा ये पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आएगा ये टर्म, तो जो K2 की वैल्यू होगी वो हमेशा K1 से बड़ी होगी। पॉजिटिव आने का मतलब शायद आपको पता होगा कि ये log 1 से बड़ा होगा, मतलब log 1 से जब बड़ा होता है तभी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये पॉजिटिव पर आने का मतलब है कि जब K2/K1 और 10 टू द पावर इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर log 1 से छोटा होता तभी नेगेटिव होता, जो log के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये मतलब कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा बढ़ेगा। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें मतलब इसमें पूछने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, और ये जो मैं बातें आपको समझाने जा रहा हूँ, इसमें अगर मान लो मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत ज्यादा चांस है आप गलत करोगे। मतलब ये ऐसी बात है कि अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में फिर आप गलत ही करके आओगे, ये कंफर्म है। तो क्या है बात, इसको समझते हैं। तो हम लोग कुछ केस लेते हैं, कुछ केस के बारे में मतलब कुछ केस को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो रिएक्शन है, एक्चुअल में ए से बी जा रहा है एक रिएक्शन में, एक सी से डी जा रहा है। और पहले एक बात को समझ लेते हैं, वैसे ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पर फिर भी एक बात मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि जो k होता है, k इक्वल टू होता है a e⁻⁻ -a/RT। आप ऐसा भी लिख लो या लॉग के टर्म में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन e⁻⁻a/RT। अगर EA का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका मतलब होगा e⁻EA/RT बढ़ेगा। मतलब मान लेते हैं आपके पास दो तीन रिएक्शन है, किसी एक का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मान लेते हैं एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो उसमें e⁻EA/RT ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो नीचे वाला टर्म अगर ज्यादा हो गया तो उसमें फिर k का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। रेट कांस्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, देखो होता क्या है कि रिएक्शन को करवाने के लिए एक आपको एनर्जी बैरियर, मतलब एक आपको एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। तो ये बैरियर जितना ऊंचा होगा रिएक्शन उतना स्लो होगा, क्योंकि जितना बड़ा बैरियर होगा उसको क्रॉस करना उतना डिफिकल्ट होगा, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो उतना स्लो होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, के का वैल्यू कम होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ये बात को ध्यान रखना है। तो जिन रिएक्शंस का EA ज्यादा होता है तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कम होता है, और जिन रिएक्शंस का EA कम होता है तो उन रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो ज्यादा होगा।
मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होगा, वो ईए के उल्टा होता है। ईए जितना कम होगा उतना छोटा एनर्जी बैरियर होगा, उतना आराम से या उतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये पहली बात आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ये जो बात बताई, कई बार ये बात लोगों के दिमाग में मतलब बैठ जाती है, मतलब कई बार क्या मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में वो बैठ जाती है, मतलब वो बात बैठ जाती है, फिर वो उसके आगे ज्यादा सोच नहीं पाते। अब देखो मैं पूछने क्या जा रहा हूँ इसको समझते हैं। दो रिएक्शन है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E A1 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E A2 है, ठीक है, दोनों का अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है। और चलो ये मान लेते हैं कि E A मतलब 1 ये आपके पास ज्यादा है किससे, E A2 से। ये अज्यूम कर लिया भाई, ये ऐसे अज्यूम कर लिया कि पहले वाले का एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे वाले से ज्यादा है। तो अब ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसका टेम्परेचर था T1 और इसको हम लोग लेके गए T2 में, मतलब इसको T1 टेम्परेचर से लेके गए T2 में, और इसको भी T1 टेम्परेचर से लेके गए T2 में। तो कोई आपसे ये पूछे, मतलब दो रिएक्शन थे, मतलब A से B और C से D, दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ था और दोनों में सेम टेम्परेचर का चेंज है, मतलब T1 से T2, T1 से T2, मतलब सेम चेंज है टेम्परेचर का। तो दोनों में से आपसे कोई ये पूछे कि दोनों में बताओ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कहाँ ज्यादा होगा, मतलब कि कहाँ ज्यादा स्पीड में रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो आप लोगों को बताना है पहले वाले में या दूसरे वाले में, फर्स्ट वाले में A to B वाले में बढ़ेगा ज्यादा स्पीड में रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर सेकंड वाले में। तो आप लोग आराम से सोच लो, मुझे जो जो बातें बतानी थी मैंने सब कुछ बता दिया है, और आप लोगों को सोच के इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। मैसेज आप कर सकते हो आपको जो भी लग रहा है विथ 1 वर्ड या 2 वर्ड लॉजिक के साथ। टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो रेट बढ़ेगा, उस सेम टेम्परेचर को बढ़ाया, पर क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा फास्ट बढ़ेगा। किसी को कुछ कहना है या चलो मैं माइक भी ऑन कर देता हूँ, मैं आप लोगों की बातें भी सुन लेता हूँ। हाँ तो बोलो आप लोग, जिसको बोलना है तो बोल भी सकता है या मैसेज भी कर सकते हो कि कहाँ पे रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा और क्यों। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। किसी को कुछ नहीं बोलना है। किसी ने कहा है A to B, किसी ने कहा है C to D। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ठीक है, तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि क्या है क्या कहानी। तो देखो इसमें इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं, पहला फॉर्मूले से समझेंगे और दूसरा लॉजिक के साथ। ठीक है, अब आप मतलब मैंने अपना हेडफोन नीचे रख दिया तो अब कुछ बोलना मत, जिसको कुछ कहना होगा मैसेज करना, मतलब मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि अब
तो देखो इसको करने के देखो दो तरीके हैं। पहले हाँ फॉर्मूले से करेंगे बेटा, और दूसरी बात हम लोग करेंगे एक्चुअल में आपका लॉजिक के साथ। देखो समझते हैं कि क्या है क्या। तो ये आपके पास क्या कह रहा है, ये है log k2/k1 और ये है EA अपॉन 2.303 इंटू R, और टेम्परेचर के टर्म में करेंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2। हमको दो अलग अलग टेम्परेचर का स्टडी करना था, तो मैंने कहा दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है। अच्छी बात है, टेम्परेचर सेम है, R कांस्टेंट है। अब समझो EA का वैल्यू, जिसका EA ज्यादा होगा, अरे जिसका EA ज्यादा होगा उसका ये वैल्यू ज्यादा होगा। अरे टेम्परेचर तो सेम है, जिसका ये ज्यादा होगा उसका ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा। ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा तो फिर K2/K1 का जो रेशियो होगा वो ऑटोमेटिक हाई होगा। और अगर रेशियो हाई होगा तो मैंने यही पूछा कि कहाँ पे ज्यादा स्पीड में रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीज। तो K2 ज्यादा स्पीड में बढ़ा तभी तो रेशियो आपका हाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन का ये ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। अब ये बताने के बाद मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो आंसर बताया वही गलत बताया था, अब आपको समझ में आ गया। अब ये बताने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा, तो मैं फिर से नए सिरे से फिर से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। पहले इस बात को समझने के लिए आपको एक मैथ्स को समझाते हैं कि थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं क्या होता है। एक नंबर है मान लो 10 और एक नंबर है 100। तो दोनों में से कोई पूछे कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये सबको पता होगा 100 बड़ा होता है, इतना तो सबको मैथ्स आता होगा। मान लो 10 वाला नंबर हो गया आपका 20, ठीक है, सिर्फ 10 से इंक्रीज हुआ, सिर्फ 10 से। और 100 वाला मान लेते हो गया 120। तो ये नंबर भी बड़ा है और इंक्रीज भी 20 का हो रहा है। पर अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज इंक्रीज या फिर कहाँ ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये 10 से 20 हो गई, ये डबल हो गया, डबल। तो यहाँ पे 100% इंक्रीज है, और यहाँ पे जो इंक्रीज होगा आपके पास वो सिर्फ 20% का है। ये मैथ्स आप लोगों को आता होगा कि बड़ा वाले नंबर में इंक्रीज भी ज्यादा है 20 का, पर फिर भी परसेंटेज इंक्रीज बहुत कम है। और ये 10 से 20 हुआ तो इंक्रीज 100% दिखाई दे रहा है। तो अब फिर से इन बातों को दोबारा अब रिएक्शन से रिलेट करते हैं। देखो होता क्या है, पहले आप इसको आराम से समझो। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आप इस बात को लॉजिकली नहीं सोचोगे तो आप एग्जाम में गलत ही करोगे, ये फैक्ट एक्चुअल में। मान लो C और D, और आपके पास ये गिवन है EA1 और ये गिवन है EA2, और EA1 आपके पास मान लो ज्यादा दिया है EA2 से, ठीक है। आपसे बस कोई इतना पूछे, सिर्फ इतना कि दोनों में किसका रेट हाई होगा, तो आप बोलोगे कि ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन हाई होगा। ये अलग क्वेश्चन है, मतलब कि दो रिएक्शन को कंपेयर किया कि बताओ किसका स्पीड ज्यादा है, तो आप बोलोगे सेकंड वाले का स्पीड ज्यादा है। ये अलग क्वेश्चन है कि उसका स्पीड ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मतलब ये वैसे था कि 10 और 100 में कौन वैल्यू ज्यादा है। भाई 100 वाली वैल्यू ज्यादा है, ये तो ऑब्वियस है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था किसका रेट ज्यादा है, मेरा क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा स्पीड में रेट बढ़ा। तो मतलब कि क्वेश्चन ये था, देखो रेट अगर पूछे कहाँ पे रिएक्शन फास्ट चल रहा है, तो फास्ट तो यही चल रहा है, ये वाला रिएक्शन। पर क्वेश्चन ये नहीं था फास्ट और स्लो, क्वेश्चन ये था कि कहाँ ज्यादा स्पीड में इंक्रीज हुआ। तो होगा क्या एक्चुअल में, अगर आप दोनों को T1 टेम्परेचर से T2 में लेके जाओगे और T1 से T2 में लेके जाओगे, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, मतलब वो छोटी वैल्यू है। और छोटी वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो आपको लगेगा इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल बताया मैथ्स वाला, सिंपल सी बात है
इतना मैथ्स आप सबको आता ही होगा कि अगर आप 10 से 20 लेके गए, भले ही 10 का इंक्रीज है पर 100% इंक्रीज हो गया वैल्यू, और 100 से 120 लेके गए तो इंक्रीज सिर्फ 20% है। तो कहने के लिए बड़ा नंबर है, इंक्रीज भी ज्यादा है, पर परसेंटेज इंक्रीज इसका ये डबल हो रहा है, डबल, ये डबल के आसपास भी नहीं है। तो यही सेम लॉजिक इन मतलब दो आपके रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस में अप्लाई हो रहा है। रेट अगर पूछे किसका ज्यादा है, सेकंड वाले रिएक्शन का। पर आपसे पूछा ये गया था कि परसेंटेज इंक्रीज से कहां पे ज्यादा स्पीड में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो वहां पे हमको वही चाहिए था K2/K1 का रेशियो। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला EA/2.3, आप फॉर्मूले से भी कर लो या लॉजिक में आपको बता दूंगा भी क्या है, वही जो भी बताया वही सब लॉजिक है। फॉर्मूले से भी करोगे तो वही ये वैल्यू बड़ी है तो K2/K1 का वैल्यू ज्यादा आएगा। या फिर समझो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, मतलब वो वैल्यू कम होगी। मान लो वो वैल्यू है 10, ऐसे समझ लो 10 समझ लो एग्जांपल। और जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे सॉरी जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम। और ये E2 वाले में जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा। वो पहले वो वाली वैल्यू पहले से ज्यादा है, मान लो 100 है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से वो हो सकता है 100 से 150 चला जाए, मैंने 50 का चलो चेंज कर दिया। पर पहला वाला वैल्यू A to B में हो सकता है वो 10 से सिर्फ 20 जाए, पर परसेंटेज इंक्रीज पहला वाला डबल है और वो 1.5 टाइम है। तो पहले वाले में रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा कहलाएगा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, रेट को कंपेयर करना अलग है, और रेट ऑफ इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन ये अलग है। और ऐसे केस में जहां परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन पूछे तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वहां पे परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन वो भी आपका ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी is more sensitive toward temperature change। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा स्पीड में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सेंसिटिव का मतलब कि ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा, ये इसका मतलब है। तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन कम होता है, तो वहां पे जब वैल्यू कोई छोटी होती है तो वहां पे इंक्रीज होता है, ज्यादा फास्ट होता है। तो ऐसी रिएक्शंस में जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो आपके पास ज्यादा होगा। ये की दो वैल्यू है तो कैसे करेंगे, ये की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, ये की तो एक ही वैल्यू होगी, एक रिएक्शन का ये नॉर्मली फिक्स रहता है, ये की वैल्यू दो कैसे हो सकती है। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन कि जहां पे दो अलग अलग रिएक्शन है उनके दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है तो वैसे केस में जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर वहां पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो ये पहला केस हमने किया कि जहां पे अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर किया। अब अगर आपके पास एक सेम रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, सेम रिएक्शन का ये जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। एक रिएक्शन लेते हैं ए से बी, इसका ये आपके पास सेम है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक बार हमने इसको टेम्परेचर T1 से लेके गए T2 में, इस बार क्वेश्चन टेम्परेचर के टर्म में है, और दूसरी बार टेम्परेचर लेके गए हैं T3 से T4 में। मतलब ये दिया है कि जो T1 है वो T3 से कम है। अरे मान लो ऐसा कुछ कि ये पहले मान लो 25 डिग्री पे था और मैं इसको हीट करके लेके गया 50 डिग्री में, मतलब कि मैंने मतलब 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया। और अगली बार क्या है, मान लेते रिएक्शन है 125 डिग्री पे और इसको मैं लेके गया 150 डिग्री में, मतलब सेम रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन है, मैं उसके रेट का स्टडी कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने 25 डिग्री से 50 डिग्री लेके गया टेम्परेचर को, मतलब कि मैंने 25 डिग्री से बढ़ाया, फिर मैंने उसके रेट का स्टडी किया। सेकेंड टाइम मैंने 125 से 150 डिग्री पे लेके गया, वही डिफरेंस सेम रखा 25 डिग्री का, फिर मैंने रेट का स्टडी किया। तो अब आप लोगों को यह बताना है कि दोनों में से किस केस में
रेट ऑफ या रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन हाई होगा। कहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज होगा रेट ऑफ द रिएक्शन का, वो हाई होगा, पहले वाले टेम्परेचर में या दूसरे वाले टेम्परेचर में? हाँ, T1 से T2 वाले में ही हाई होगा, एक बच्चे ने बताया। अब देखो मैं आपको ये एक मतलब रियल एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपके पास वाटर है, वैसे वाटर के लिए गर्म करने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का फिक्स नहीं होता, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। इसीलिए वाटर में हम लोग कैलोरी जब डिफाइन करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर भी पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो है क्या, अगर आप वाटर को 10 डिग्री से 20 डिग्री पे हीट करो और सेम वाटर को अगर आप 80 डिग्री से 90 डिग्री हीट करो, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादा इजीली गर्म हो जाता है, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ती है। 80 से 90 जब हीट मतलब हम लोग करते हैं, भले 10 डिग्री का गेन है, तो उसमें वाटर का एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट मतलब बढ़ जाता है, तो उसमें उसको ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो फिक्स नहीं होता है कि हमेशा सेम रहे, वो अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग रहता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन को एक फॉर्मूले से ही कर लो, आपका सिंपली आ जाएगा। तो log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या होगा, ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब ऐसे केस में देखो रिएक्शन सेम है तो ये पूरा वैल्यू सेम होगा, तो जिसका ये वाला वैल्यू हाई होगा तो वहीं पे क्या होगा, K2/K1 हाई होगा। और आप इसको रख के देखो ये हाई आएगा, इतना मैथ्स आपको आता होगा, और इसको रख के करोगे तो लो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब रिएक्शन का टेम्परेचर देखो कम होता है, देखो आप पहले समझो यहाँ पे, देखो दो बातें, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ द रिएक्शन लो होता है, पहली बात। हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ द रिएक्शन हाई होता है। मैंने पहले जो बताया था लास्ट लेक्चर में वो ये था, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, तो 25 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, 125 डिग्री पे रेट ऑफ द रिएक्शन हाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम ये नहीं कंपेयर कर रहे कि दोनों में किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम है, हम कंपेयर ये कर रहे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो कहां पे ज्यादा स्पीड में रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप 25 से 50 डिग्री लेके जाते हो तो जो रिएक्शन का रेट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हो सकता है 10 टाइम बढ़ जाए, हो सकता है 15 टाइम बढ़ जाए। और आप जब रिएक्शन को 125 से 150 लेके जाओ तो हो सकता है रिएक्शन 5 टाइम बढ़े। मतलब कि लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हाई होता है, और आपका हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन लो होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। रेट अगर पूछोगे तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, पर मैं ये नहीं पूछ रहा किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम। तो अगर एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये कोई भी बच्चा बता देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन जेई मेन में भी नहीं पूछे जाते हैं, और न ही नीट के एग्जाम में। तो अगर आएगा तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट होके ही आएगा, तो उसमें ये नहीं बोलेगा बताओ किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम है, वहां पे ये पूछेगा रेट ऑफ इंक्रीज इन केमिकल रिएक्शन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो उस केस में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है, और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है। और आप ये चीजें फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो आप जब वैल्यू रखोगे तो इसको रखने पे वैल्यू ज्यादा आएगा, तो मतलब कि जो K2/K1 का जो रेशियो होगा वो आपका हाई होगा, तो मतलब कि K2 मतलब कि वही जो यहाँ पे जो इंक्रीज होगा वो काफी हाई होगा एज कंपेयर टू T3 से T4 के कंपैरिजन में। तो इसका यह मतलब हुआ यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव मतलब कि ज्यादा फास्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, is more sensitive toward temperature change at low temperature।
जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंज के लिए। आप जब घर में पानी बॉईल करते हो, ये एक्चुअल में फैक्ट है ये, अगर आप पानी को गैस में जब चढ़ाते हो तो वो 20 डिग्री से 40 डिग्री हो सकता है कि कम हीट लेके चला जाए, पर 80 डिग्री से 100 डिग्री जाने में उसको अच्छा खासा हाई हीट लगता है। तो वाटर का भी स्पेसिफिक हीट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे वो वैल्यू क्या होगा, गर्म होता मतलब वाटर हीट होता जाएगा तो उसको और हीट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब आपको होती है फिर। तो ये हो गया आपके पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नॉर्मली इसके बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल। और फॉर्मूले को रखोगे मतलब वैल्यूज को रखोगे आंसर आ जाएगा। तो इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैं अभी करवा नहीं रहा क्योंकि आपको बुकलेट में दिए हुए क्वेश्चन आप कर लेना, उसमें मतलब कि क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के नहीं आता है। बोल देगा इस टेम्परेचर पे ये है रेट कांस्टेंट, तो बताओ इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा। एक टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट दिया होगा, दूसरे टेम्परेचर का पूछ लेगा और ये भी दिया रहेगा, या दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दे देगा और ये पूछ लेगा। इसके अलावा और कुछ होता नहीं, मतलब इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कोई डिफिकल्ट बनता ही नहीं है। तो स्ट्रेट मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप कर सकते हो। तो हम लोग देखो फिर से यहाँ पे आते हैं। देखो एरेनियस इक्वेशन क्या था, वही के इक्वल टू क्या है ए, और ये है e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो इसको लिखा जाता है भाई सिंपल आरएनएस इक्वेशन, और हमने अगर लॉग ले लिया तो लॉग के टर्म में एक्चुअल में इसको लिखा जाता है लॉग के इक्वल टू लॉग ए, और ये हो जाता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके आरएनएस इक्वेशन। इसका हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, कई बार इसका बोल देता है डिफरेंशियल फॉर्म लिखो। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म। देखो टेम्परेचर को चेंज करने से के का वैल्यू चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको कर ले या फिर चलो एल एन को कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते इसको ना करके हम लोग एल एन को कर लेते, तो क्या होगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी, और इसको चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा डी और डी टी, और ये हो जाएगा एल एन के। के का वैल्यू के रेट कांस्टेंट है, विद टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये डिफरेंशिएशन में रहेगा। थोड़ी देर पहले जब हम लोग फॉर्मूला बना रहे थे तो मैंने कहा था कि रिएक्शन का नॉर्मली ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नॉर्मली रिएक्शन का एक कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये टेम्परेचर का फंक्शन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, पता है डिफरेंशिएशन होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये होगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये सबको डिफरेंशिएशन समझ में आया। तो कई बार आपको हो सकता है ये फॉर्मूला दिखाई दे जाए, तो ये होता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट आएगा वही एल एन ए कहलाएगा। ये तो पता होगा ना कि आप जब इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एल एन के केस में हम लोग एल एन वाला कांस्टेंट लेते हैं, तो वही कांस्टेंट एल एन ए हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं किसका, आरएनएस इक्वेशन का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम लोग आते हैं एक इक्विलिब्रियम वाले केस को करते हैं, मतलब देखते हैं केस ऑफ आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तब क्या करेंगे। एक्चुअल में मैं यहाँ पे करना ये चाह रहा हूँ कि एक फार्मूला जो पहले हम लोगों ने बनाया था कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी फार्मूले को फिर से देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वो चीजें फिर से आ सकती है, क्योंकि ये फार्मूला और वो फार्मूला काफी सिमिलर है। तो इस फार्मूले में ये है, वहां पर डेल्टा एच है, तो हम लोगों को वो समझना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखते हैं, हमारे ए से जा रहा है बी, फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट होगा के एफ, और अगर बैकवर्ड आता है तो कांस्टेंट आपके पास होगा के बी। तो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हमको दो कौन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में क्या, बेटे ये लिखा है तो नीचे टेम्परेचर,
टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी तो टी स्क्वायर आएगा ना ये। तो टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तभी तो टी स्क्वायर आएगा वो वहां पे। क्योंकि देखो एरेनेस इक्वेशन में चेंज क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ही तो वेरिएबल है ना वहां पे, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा वहां पे, और किसके रिस्पेक्ट में होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो हम लोग लिख सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं या फिर टाइम भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहो। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है एक्चुअल में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैप है ये फॉरवर्ड के लिए होगा, फॉरवर्ड के लिए मतलब ये आपका रिएक्टेंट होता है, और नीचे जो होगा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट को मैंने नीचे बनाया है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ऑलवेज नीचे बने ये जरूरी नहीं है, ऊपर भी बन सकता है, बस अभी ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये आपके पास होगा ई ए एफ, इसका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाले का यहाँ तक का। और अगर आप बैकवर्ड वाले की बात करो तो ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और बैकवर्ड वाले का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ई ए बी। तो हम लोग इसमें करते हैं बस फटाफट, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करें। देखो फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन केएफ इक्वल टू, देखो फॉरवर्ड का मतलब ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट अलग रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी अलग होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, तो वो तो अलग ही होगा एक्चुअल में। रिएक्टेंट ए का कितना है वो उस बात पे डिपेंड करेगा, और जब बैकवर्ड आएगा तो बैकवर्ड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट बी हो जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑटोमेटिक अलग आएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी। और अगर आप बैकवर्ड की बात करो तो ये हो जाएगा अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहता है तो वो आपके पास हो जाएगा फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा AF और ये e टू द पावर माइनस EAF बाई RT, और ये होगा AB और e टू द पावर माइनस EAB बाई RT। तो K इक्विलिब्रियम को ऐसा लिखा जा सकता है KF सॉरी AF अपॉन AB, और ये हो जाएगा e टू द पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा EAB माइनस EAF और अपॉन RT। ये ऊपर जाएगा तो पावर ही ऐड हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं मैंने क्या बताया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डेल्टा H होता है वो होता है EAF माइनस EAB, ठीक। लास्ट लेक्चर मैंने ये बात बताई थी कि डेल्टा H का फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे EAB माइनस EAF है। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो e टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, और क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रेट या सॉरी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम वो डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा बढ़ता है। पर यहाँ पे क्योंकि जब आप रेशियो लिए तो यहाँ पे ये वैल्यू डेल्टा एच आ गया, और डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो के का वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग,
एल एन ले लेते हैं, एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास फॉर्मूले आ गए या इसको लॉग के टर्म में करना चाहो? अब रिएक्शन का एफ और ए बी मतलब एक कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग अब क्या मानेंगे, यहाँ पे ये मानना है, क्या मानना है देखो, कि जब टेम्परेचर T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं KE1, और जब टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग KE2। दोनों को रखो, जब इसको 1 रखना है तो इसको 1 करना, जब इसको 2 रखना है इसको 2 लेना, और आप इसको सॉल्व करना, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेना, आप लोग इसको कर लेना। तो ये KE2 अपॉन KE1 आएगा, मतलब सेकंड वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले एक बार बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम, वही सेम फार्मूला है। क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मतलब वो घटेगा बढ़ेगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है डेल्टा एच क्या है। तो मैं 1 मिनट के लिए कंक्लूजन बता देता हूँ कुछ भी आगे बढ़ने के पहले। देखो, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज होता है, क्योंकि ईए का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये सारे रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है, ऑलवेज। दूसरा हम लोग इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, जैसे ई हमेशा पॉजिटिव रहता है तो वैसे ही रहेगा, ई पॉजिटिव है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है, तो वैसे ही अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तब क्या होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, सॉरी रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं, टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। पर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज करता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इस बात पे डिपेंड करता है। एक्सोथर्मिक के केस में कम होता है टेम्परेचर को बढ़ाने से, और एंडोथर्मिक के केस में ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा एरेनेस इक्वेशन। अब इसका एक दो और एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग अब सीखेंगे। कैटलिस्ट आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा जब आप छोटे रहे होगे, तो पहले एक दो बार आपको पहले भी आया होगा, मैंने बताया भी था कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो कैटलिस्ट अब आपको कई बार आगे मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग आपको फॉर्मूले से समझेंगे बातों को, आगे एक दो चैप्टर में थ्योरेटिकली भी समझेंगे। जैसे आगे एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, किसी बच्चे ने एक दिन कहा था सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, मतलब ये एक दिन डिस्कशन हो रहा था कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने, तो एक बच्चे ने कहा था सरफेस केमिस्ट्री। तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। कैटलिस्ट का सरफेस पे सब कुछ रिएक्शन होता है, तो सरफेस केमिस्ट्री में इसकी कहानी सुनेंगे। मतलब कहानी मतलब वो थ्योरेटिकल चैप्टर है कि कैसे कैसे होता है, बस वो मतलब थ्योरेटिक, मतलब थ्योरी से वहां बातों को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे, न्यूमेरिकल के टर्म में। सबसे पहले कैटलिस्ट देखो, अगर कैटलिस्ट कोई बोले तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है।
नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को कम करता है उसके बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक आपको बोला ना जाए। मतलब कि अगर आपको बोलता है कैटलिस्ट तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। हाँ, ऐसे भी सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करेगा, पर वहां पे कंफर्म मेंशन करेगा नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर नहीं मेंशन किया, सिर्फ लिखा कैटलिस्ट, तो आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही लेना है। तो कैटलिस्ट के बारे में पहले एक दो बातें समझ लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? देखो, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। एक मिनट रुको जरा, मैं ये जो मतलब स्क्रीन इसको बंद करो, मैं आपको मतलब मैंने अपना इमेज को बड़ा कर दिया। देखो ध्यान से समझो मैं जो बताने जा रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट या कैटलिस्ट का वही काम होता है। अब क्वेश्चन ये एक्चुअल में आता है कि रेट बढ़ाने का क्या मतलब। देखो, रेट बढ़ाने का ये मतलब है कि रिएक्शन अगर पहले 5 घंटे में हो रहा था तो अभी हो सकता है रिएक्शन 1 घंटे में हो जाए या आधे घंटे में हो जाए। तो ये रेट का बढ़ाने का मतलब है। मतलब कि रिएक्शन पहले 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा था, अभी वो आधे घंटे में कंप्लीट हो रहा है। अब एक बात को पहले समझने की जरूरत है कि आपका कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जो इक्विलिब्रियम आना भी होता है, जैसे मान लो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम का फॉर्म होना भी ये इंडिकेट करता है रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो, कंप्लीट का मतलब ये कि अब चेंज नहीं हो रहा। अरे मान लो एक कंटेनर में आपने कुछ रिएक्टेंट डाल दिए, रिएक्शन स्टार्ट हो गए। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, मोल चेंज होते रहते हैं। ये आपको कैसे पता चले? अगर गैस, मान लो आपने कंटेनर लिया, अगर रिएक्शन हो रहा है, गैस के मोल बदलेंगे, गैस के मोल बदलेंगे तो कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो चेंज होता रहेगा। जब तक चेंज हो रहा है तब तक ये मान के चल रहे हैं कि भाई रिएक्शन हो रहा है। जब प्रेशर चेंज होना बंद हो गया मतलब कि रिएक्शन रुक गया, स्टॉप हो गया। अब स्टॉप का मतलब या तो हो सकता है पूरा कंप्लीट हो गया हो, या हो सकता है इक्विलिब्रियम आ गया हो जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो गया हो, तो आपको बाहर से ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जब मैं बोलूंगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आना भी इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब कि अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं रिएक्शन 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा था, कैटलिस्ट को लोगे तो हो सकता है रिएक्शन 1 घंटे में या आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट का मतलब कि जो भी मान लो इक्विलिब्रियम है, पहले 5 घंटे में इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब आधे घंटे में आ रहा है, तो कैटलिस्ट को लेने से टाइम ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट को लेने की वजह से। और नेगेटिव कैटलिस्ट को लेने की वजह से जो टाइम होता है वो आपका ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? ये क्या करता है? ये आपका चेंज करता है, चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसको सिंपल लिखते हैं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो इंक्रीज, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे कि आपका ये कैसा कैटलिस्ट है? पॉजिटिव कैटलिस्ट, या सिंपली कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट ही बोला जाता है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, देखो कई बार रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ाना होता है। तो जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बोला था कि कई रिएक्शंस होते हैं फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में होते हैं, जहां पे एक्सप्लोजन होने का डर होता है, तो वहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आगे कुछ बातें समझते हैं। देखो, कैटलिस्ट जो काम करता है उसके काम करने के देखो 2 तरीके हैं, मतलब 2 तरीके से वो वर्क करता है। पहली बात तो 9th-10th में ये बताया जाता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है पर रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है।
कई बार कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम होगा पर बाद में रिकवर कर जाएगा। तो नेट में ये बोलेंगे, मान लो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उसके मोल थे 10, मान लो कैटलिस्ट के मोल है 10, जब रिएक्शन खत्म हुआ तब भी उसके मोल 10 मिलेंगे, पर बीच के टाइम पे हो सकता है उसके मोल 10 से हो गए हो 5 या 2, मतलब उसके मोल कम भी हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, बहुत बार कंज्यूम होगा। इवन केमिकल काइनेटिक्स के बाद हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म ही, मैंने आज ही सिलेबस देखा आप लोगों का। तो रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन आपको 2 चैप्टर आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे जहां पे कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम भी होता है पहले, पर बाद में रिकवर कर जाता है। तो कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता है कि कभी कंज्यूम नहीं होता है, कैटलिस्ट बहुत बार रिएक्शन में कंज्यूम होगा, पर ओवरऑल रिएक्शन में आपको ये लगेगा कि उसका अमाउंट आपका चेंज नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट देखो 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो रिएक्शन में कंज्यूम हो सकते हैं पर बाद में रिकवर कर जाएंगे, और दूसरे जो कंज्यूम नहीं होते। वैसे जो कंज्यूम नहीं होते नॉर्मली वो फिर मेटल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन में आप मेटल लेते हो, या हेबर्स प्रोसेस में आप फॉर्म करते वक्त मेटल लेते हो। तो होता है ना हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनाते हैं वहां पे आयरन का यूज करते हैं नॉर्मली कैटलिस्ट। तो कई बार हम लोग क्या होता है मेटल का यूज करते हैं। मेटल क्या करता है, मेटल अपना सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे गैस जो आपका इजिली एडजॉर्ब हो जाता है, मैंने टर्म बोला एडजॉर्ब। अब एडजॉर्ब जब क्या होता है, ये सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। एडजॉर्ब वैसे शायद किसी ने सुना होगा, वैसे एडजॉर्ब मतलब कि सरफेस पे चिपकते हैं गैस मेटल के, और वो आपस में रिएक्शन करके आराम से बना देते हैं प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट देखो 2 हो सकते हैं, एक वो जो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे गैसेस, गैस के लिए स्पेशली गैसेस आके चिपक जाते हैं, इनमें रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा वो कैटलिस्ट होता है जो कई बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करके रेट को बढ़ाएगा, पर बाद में वो निकल आता है। तो नेट रिएक्शन में क्या होगा, वो कंज्यूम नहीं होता। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और करने का एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला समझना है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को आपको कैसे क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है एक्चुअल में, तो कैटलिस्ट क्या होता क्या है, या तो गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अ अल्टरनेट पाथ। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ अल्टरनेट पाथ, वो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है जहां पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा पाथ पे लेके जाएगा जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, फिर आपका सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इस बात को ग्राफ से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पे एनर्जी था और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये नॉर्मल केस है। अगर आप कैटलिस्ट को लोगे तो वो हो सकता है एक ऐसे पाथ से लेके जाए, ऐसे पाथ से लेके जाए जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में होता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये ऐसा कुछ करेगा, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन घटाता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक आपका अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज आता है। तो बस ये कैटलिस्ट का काम होता है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है। तो हम लोग इसको चलो फॉर्मूले के टर्म में भी समझते हैं, तो है क्या। तो पहले देखते हैं विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट में फॉर्मूला K इक्वल टू A
और e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है। और फिर लेते हैं विथ कैटलिस्ट। विथ कैटलिस्ट में इसको हम लोग केसी कर लेते हैं, और ये ए, और ये होगा e टू द पावर माइनस EAC बाई RT, ठीक है। ये आपके दो इक्वेशन हो गए इसमें। तो एक काम करते हैं इसमें, इसको 1 इसको 2, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, तो 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ए कट जाएगा, देखो सबका ये आना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये लॉग के टर्म में करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये कम होगा तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो केसी ज्यादा होगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव कैटलिस्ट में ज्यादा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब इस फॉर्मूले को देख लो, अभी आप लोगों को इस पे एक न्यूमेरिकल करना है। इसको सॉल्व करना है। E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और C का मतलब विद कैटलिस्ट। C बता रहा है कैटलिस्ट के साथ, और जब C ने लिखा तो विदाउट कैटलिस्ट बस। C बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको सॉल्व करना है सब लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या एक्चुअल में कि जो लॉग किया, ये केसी का मतलब है विद कैटलिस्ट और के का मतलब विदाउट कैटलिस्ट। तो ये फॉर्मूला क्या था, EA माइनस EAC अपॉन 2.303 इंटू RT। तो बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है आपका 2 से डिक्रीज किया, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब कैटलिस्ट लेंगे तो एक्टिव, ये EAC बस बता रहा है कैटलिस्ट और कुछ नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी 2 से कम हुआ है, डिक्रीजेस बाय 2। तो इसका मतलब ऊपर जो होगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए
वो होना चाहिए 2 किलो कैलोरी, ये इसका मतलब है। एक्टिवेशन एनर्जी 2 से कम हो रहा है तो ये जितना होगा ये उससे 2 कम होगा, तो इनका डिफरेंस यही होगा। अपॉन नीचे 2.303 और आर का वैल्यू एक्चुअल में 2 होगा, कैलोरी के टर्म में ना ये, और इनटू आपके पास टेम्परेचर 300 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कैलोरी में है तो इसको किलो में 1000, और ये होगा 2.303 और इंटू 300, तो ये कट जाएगा आपके पास, और ये क्या आएगा एक्चुअल में, ये 10 अपॉन 2.303 डिवाइडेड बाई 3, तो लॉग केसी बाई के क्या आ रहा है 1.44, तो केसी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा तो उधर चला जाएगा, तो 10 टू दी पावर 1.44 और इंटू के, और के का वैल्यू कितना गिवन है 3, विदाउट कैटलिस्ट 3 दिया था, तो 10 टू दी पावर क्या 1.44, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या होगा ये, तो ये 27 आ रहा है, 27.5 और इंटू 3, तो अप्रोक्सीमेटली 82.5, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, 80 के आसपास आ रहा है जो उसका आंसर होगा। बाकी 10 की पावर 1.33 अगर ऐसा कोई वैल्यू एग्जाम में आएगा तो आपको वो वैल्यू दिया रहेगा। आर की वैल्यू क्या लेना, आर की वैल्यू 2 लेना है क्योंकि कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, आर की वैल्यू कैलोरी में क्या होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो क्योंकि एनर्जी कैलोरी में था इसलिए आर की वैल्यू हमने 2 लिया, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब कैटलिस्ट के बारे में देखो कुछ बातें और समझते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है ये तो ठीक है, पर कैटलिस्ट क्या नहीं करता ये भी पता होना चाहिए। और एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान, वैसे मैं लिखवा रहा हूं पर एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अगर कोई बात आप लोगों को कभी बताई नहीं गई है कि ऐसा, मतलब मान लो होता है कि ऐसा होना चाहिए आपको लगता है पर मैंने बताया नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैंने नहीं बताया है कि ऐसा होना चाहिए और आपने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, तो अगर आपने सोचा है तो ज्यादा चांस मान के चलना कि आपने गलत सोचा है और वैसा नहीं होता है। मतलब कई बार होता है मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ तो लोग जनरलाइज करके खुद से भी कुछ सोचने लग जाते हैं, भाई खुद से नहीं सोचना है, ज्यादा चांस है फिर गलत ही सोचोगे, अगर कुछ होने वाला होता है तो मैं खुद ही लिखवा देता हूँ। तो देखो कैटलिस्ट के बारे में वही समझते हैं, क्या होगा, मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या आपने सुना है, तो क्या आपने सुना है क्या मैंने बताया पहले मैं लिखवा देता हूँ, और आप क्या सोच सकते हो गलत वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, मतलब क्या क्या चेंज होता है, मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है, वैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो बढ़ेगा, तो क्या क्या चेंज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, पॉजिटिव के केस में बढ़ेगा, नेगेटिव के केस में कम होगा, और कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, क्या चेंज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। और क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा तो कैटलिस्ट की वजह से क्या चेंज होगा, टाइम ऑफ द रिएक्शन, अरे रेट बदलेगा तो टाइम बदलेगा, तो ये सब एक ही बात है जो मैंने बताया, रेट से टाइम बदलेगा और क्यों बदलता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। और क्या क्या चेंज नहीं होता है जो आप खुद से कभी जनरलाइज नहीं करोगे। सबसे पहली बात तो कैटलिस्ट का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अगर मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले प्रोडक्ट के मान लेते 10 मोल, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, रिएक्टेंट बचा भी ना, मान लो रिएक्टेंट के 5 मोल बच गए और प्रोडक्ट के 10 मोल बन गए, कैटलिस्ट लेने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम अगर पहले 5 घंटे में आ रहा था तो हो सकता है अभी आधे घंटे में आ जाए, पर कैटलिस्ट लेने की वजह से किसी के मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दिमाग मत लगा लेना कि अच्छा कैटलिस्ट लिया तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, भाई ऐसा किसी ने ना कभी पढ़ाया है और ना ही खुद से सोचना है। कैटलिस्ट टाइम को चेंज करता, उसका अमाउंट से कोई लेना देना ही नहीं। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बारे में बताया, देखो 3 चीजें होती रिएक्शन में, हीट के बारे में पहले से पढ़ लिया है और वहां पे कैटलिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, वहां पे हमने कुछ भी कैटलिस्ट का रोल नहीं पढ़ा था, वहां पे तो ये कहा था कैटलिस्ट आगे पढ़ाया जाएगा,
इस चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, स्पीड के बारे में। जब स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है कि कितना हीट रिलीज हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, या फिर कितना प्रोडक्ट बनना, उससे भी कोई लेना देना नहीं। उसको जनरलाइज मत करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस, क्या क्या चेंज नहीं करता? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको कोई लेना देना है नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। वो चेंज रेट कांस्टेंट को करता है, रेट कांस्टेंट को चेंज करेगा तभी तो रेट तो बदलेगा ना। वो रेट कांस्टेंट को चेंज करता है, मैं लिख देता, नहीं तो आप फिर रेट कांस्टेंट को चेंज करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। कितना बन रहा है कितना नहीं बना, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, देखो हर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैटलिस्ट को मतलब कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप समझो, एक सिंपल सी बात है कि ये जो बैरियर होता है क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो बैरियर मान लो टेम्परेचर कम है और बैरियर ऊंचा है, तो हो सकता है रिएक्शन ना हो पाए, और कई बार कैटलिस्ट को लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ऐसा होता है। तो कई बार कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है मतलब। और इसमें क्या होता है कि आपको वो एनर्जी बैरियर को चेंज करता है, बैरियर को चेंज करने की वजह से जो होना है हो जाता है फिर वो। अब कैटलिस्ट की वजह से देखो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी में चेंज नहीं आता, वो जैसा था वैसा है। तो कैटलिस्ट का हीट ऑफ द रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। कैटलिस्ट का डेल्टा जी मान लो, आप सोचो, इससे भी कोई लेना, मतलब उसको डेल्टा जी, डेल्टा एच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सब से कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ उन सब फैक्टर से लेना देना है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, जो टाइम को अफेक्ट करते हैं। बाकी उसको किसी भी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। अब हम लोग इसमें आगे एक टॉपिक और करते हैं। इसमें एक है आपका छोटा सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। एक्चुअल में सरफेस एरिया के हम लोग बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो जो रिएक्टेंट होता है, जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, वो गैस हो सकता है। अगर गैस है तब तो कोई झंझट ही नहीं, गैस में सारे मॉलिक्यूल अलग अलग होते, कोई झंझट होता ही नहीं। लिक्विड है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड को आप मिला सकते हो, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सॉलिड है तब तो दिक्कत होगी। मान लो कि ये आपके पास एक, मान लेते हैं मान लो मोबाइल, और मान लो आपके पास ये जैसे दूसरा दो रिएक्टेंट है, अगर आप इनको मिलाओगे तो देखो इनका सिर्फ सरफेस एरिया जो ऊपर का वही कांटेक्ट में आएगा, तो इनमें रिएक्ट मतलब जितना कांटेक्ट में आएगा वही। मान लो इसका इससे रिएक्शन करना है, अगर गैस होगा तो गैस में सारे मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, तो वैसे भी वो आपस में कोलाइड करते रहते, रिएक्शन होते रहते, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड है, मिलाओगे तो मिक्स हो जाएंगे, लिक्विड तो मिक्स ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सॉलिड में मिलाओगे तो मिक्स नहीं होंगे, तो रिएक्शन फिर नहीं होगा। मतलब होगा पर वो सरफेस पे होगा, जो जहां पे कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब जहां पे कांटेक्ट में वहां पे होगा, अंदर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि पूरा कांटेक्ट में अच्छे से मिक्स हो, देखो अच्छे से अगर सारे मॉलिक्यूल मिक्स होंगे तो अच्छे से रिएक्शन होगा। तो उसके लिए फिर क्या करो, पाउडर फॉर्म में बना दो। मतलब है क्या कि मान लो मैंने दोनों को पाउडर फॉर्म में बना दिया, सॉलिड को, और उनको मिक्स कर दिया, तो उनको मिक्स करने से क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन फास्ट होगी। तो होता है एक्चुअल में क्या है कि अगर आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में लेते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो मोबाइल, आप आराम से समझो, इसका जो सरफेस एरिया है रिएक्शन सिर्फ यहीं पे हो सकती है, पर अगर इसके छोटे 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 मैंने टुकड़े कर दिए तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, तो इसका सरफेस एरिया तो पता नहीं सिर्फ इतना ये बाहर बाहर वाला होगा। अब अंदर तो कोई मॉलिक्यूल घुस के रिएक्शन तो कर नहीं लेगा, सॉलिड है ये। पर मान लो मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसे दो पार्ट में और तोड़ दिया, तो आप ऐसे को लॉजिक को समझ लो, एक ऐसा, एक ये ऐसा, और एक ये ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये देखो एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो इससे इसमें सरफेस एरिया बढ़ा, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे और यहाँ पे भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो रिएक्शन होने के मतलब चांस या रिएक्शन होने का स्पीड बढ़ जाएगा।
तो आप जब भी सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। एक्चुअल में जो कैटलिस्ट जो बोले जाते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजनेशन, आपने जो सुना होगा कि हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एल्कीन से एल्केन बनता है, तो वहां पे इवन जो कैटलिस्ट होता है उसको आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं। इवन कई बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे दिखाई देगा, मेटल के आगे ब्रैकेट में लिख देगा डस्ट। तो होता क्या एक्चुअल में, अगर आप कैटलिस्ट को मतलब पाउडर फॉर्म में लेते हो तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये सब सॉलिड के लिए ट्रू है, गैस और लिक्विड के केस में दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है आपका एज सरफेस एरिया ऑफ catalyst comma solid reactant and product increases, rate of reaction increases, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये जैसे हम लोग कुछ इसमें एग्जांपल समझते हैं। विंटर के टाइम पे, अरे ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल जो आपने किया होगा, वो विंटर के टाइम पे आप लोगों ने कभी ना कभी लकड़ी जलाया होगा, उसको क्या कहते हैं, बॉन फायर कहते हैं ना, बॉन फायर। कभी ना कभी लकड़ी जलाया होगा आपने, उसका यूज किया कभी ना कभी, आजकल तो ट्रेंड में है, आजकल लोग करते हैं। एक बड़ा लकड़ी का पीस लो, ठीक है, उसको आप आग में लगा दो, तो उसको जो सरफेस एरिया होगा वही तो जलेगा ना। पहले ऐसा था ना कि आग पूरा अंदर घुस जाएगा, जो सरफेस एरिया वही जलेगा। आप लकड़ी को लगाओ, बड़े से लकड़ी के मतलब वुड के पीस को आग में, तो क्योंकि सिर्फ सरफेस एरिया जलेगा तो आग जो लगेगी धीरे धीरे आग लगेगी और लकड़ी धीरे धीरे जलता रहेगा। सेम बड़े से वुड के पीस को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो और आग में डाल दो, सडनली मतलब जो फायर होगा बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिल गए, और 5 मिनट में पूरी लकड़ी जल के खत्म हो जाएगी। अरे ये तो काम करके देखा होगा आप सबने, ये तो बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। नहीं करके देखा तो जब इस बार विंटर में कभी बॉन फायर आप कभी यूज करना तो देख लेना, मतलब आजकल तो बहुत नॉर्मल है वो। तो बड़ा पीस लोगे तो सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आता है, तो रिएक्शन धीरे धीरे होगा, काफी देर तक वो हीट रिलीज करता रहेगा। छोटे छोटे पीस में डाल दोगे, ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, फास्ट कंबसन हो जाएगा, लकड़ी फटाफट खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा वो। इसका एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं आज के लेक्चर खत्म करने के पहले। तो देखो है एक्चुअल में क्या कि स्टार्टिंग में मतलब क्या है कि जो भी चीजें थी मतलब कि सॉलिड फॉर्म में ज्यादा आती थी मार्केट में। आप बोलोगे सर क्या, मैं बताता हूं एग्जांपल। और आजकल क्या है कि उनकी लिक्विड फॉर्म का यूज या ट्रेंड बढ़ गया है, क्योंकि और क्यों, क्योंकि जो लिक्विड होता है, देखो लिक्विड आपका फैल जाता है, देखो लिक्विड जो होता है वो फैल जाता है, लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, मतलब लिक्विड आराम से फैल जाएगा तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पाएगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और सॉलिड में क्या होता है कि वो थोड़ा तो सभी पीस होता है, तो उसको मतलब फैलने में टाइम लगता है, तो वो उतना फास्ट इफेक्टिव नहीं होता। तो जैसे अगर आप गौर करो कुछ एग्जांपल, जैसे कि साबुन की बात करते हैं, आज से 15 साल पहले सिर्फ साबुन आते थे वही सॉलिड के पीसेस, धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, और लिक्विड जो सोप है वो ज्यादा चल रहे हैं। आजकल पता ही होगा कि बॉडी वॉश फेस वॉश कितने सब लिक्विड ही भरते जा रहे हैं, धीरे धीरे साबुन कम हो रहा है, लिक्विड वाले भरते जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले कोई नहीं था, एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं आपकी एज में था तो फेस वॉश था ही नहीं, उसमें फेस वॉश आने स्टार्ट हो, पहले फेस वॉश फिर बॉडी वॉश, और साबुन पता चला कम हो गया। अब होता क्या है कि आप मान लो कि एक्चुअल में देखो देखो आप जब यूज करोगे हो सकता है कुछ बह जाओ, अलग केस है, पर एक्चुअल में अगर आप 5 ग्राम लिक्विड सोप लो और 5 ग्राम सॉलिड सोप लो, तो लिक्विड सोप क्या होगा, जल्दी बॉडी में फैलेगा, जल्दी फोम देगा, आपको ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा। सॉलिड को क्या होता है, बॉडी में फैलने में फोम देने में टाइम लगता है, लिक्विड फटाफट कर देगा, फटाफट बॉडी में फैल जाएगा, तो ज्यादा फास्ट फैलेगा, अरे ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, जल्दी वाटर आएगा तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो लिक्विड सोप नॉर्मली ज्यादा बेटर होते हैं, मतलब फास्ट करते हैं सॉलिड के केस में। हाँ ये बात अलग है कि आप लिक्विड सोप का यूज करोगे तो हो सकता है काफी बह जाए, वेस्ट हो जाए, वो अलग केस है, तो वो केस कंसिडर नहीं करे। दूसरा, जैसे मान लो कोई टैबलेट है, मान लो आपको एसिडिटी हुआ, तो एसिडिटी के लिए एक डाइजिन का टैबलेट आता है, पता होगा पिंक कलर का, एक डाइजिन का टैबलेट है,
और दूसरा आपके पास मान लेते हैं डाइजिन का लिक्विड आता है, उसको एंटासिड बोलते हैं, पता होगा डाइजिन को। तो डाइजिन लिक्विड वाला पियोगे, हो सकता है आपको 2 मिनट में रिलीफ मिल जाए। सॉलिड वाले को पियोगे टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ, तो किसी भी सॉलिड मतलब सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके पियो। जैसे इनो बोलते हैं ना, पानी में डिसॉल्व कर, अगर सीधा पियोगे तो स्टमक में जाएगा पानी, पता चला वाटर कम है, उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगा, वेस्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में जल्दी से डिसॉल्व होगा, वो जल्दी जाके इफेक्टिव हो जाएगा। इवन आजकल जैसे देखोगे वॉशिंग मशीन में जो सोप आते हैं, सोप तो नहीं, वो आपका डिटर्जेंट जो आते हैं, वो भी सॉलिड कम हो गए, लिक्विड ज्यादा आने लग गए। बर्तन धुलने के साबुन आजकल देखो लिक्विड ज्यादा आ रहा है, सॉलिड कम आ रहा है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे लिक्विड का यूज बढ़ रहा है, लिक्विड ज्यादा इफेक्टिव होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। पहले लिक्विड का यूज कम करते थे क्योंकि वो महंगे भी आते थे और उनका प्रिजर्वेशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। आजकल उसका यूज हर जगह पे बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि लिक्विड इजीली मतलब क्या होता है, फैल जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा फास्ट होता है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आप सर्फ एक्सेल सॉलिड यूज करो, सर्फ एक्सेल लिक्विड यूज करो। जब लिक्विड वालों को डालोगे पानी निकलेगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो जो क्लॉथ है क्योंकि वो पूरा मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लीन होगा। पर उसकी जगह अगर आपने मान लो सॉलिड वाले को यूज किया, जब पानी आएगा तो पता है ना घूमता है, तो घूमने में हो सकता है जो पूरा सर्फ है वो अच्छे से डिसॉल्व भी ना हो पाए, क्योंकि घूमता है तभी डिसॉल्व होता, हो सकता है पूरा डिसॉल्व भी ना हो पाए, और थोड़ी देर बाद तो पानी को फ्लश कर देता, बहा देता है। तो अगर आप सॉलिड का यूज करोगे तो जो क्लोथ होगा वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। मतलब मैं उन दोनों को कंपेयर करो, आप करके देख लेना, ये एक्चुअल में होता है। तो सॉलिड वाले की जो क्लीनिंग होगी वो हमेशा लेस इफेक्टिव होगा। लिक्विड वाले से आप करके देखना चाहो देख लेना, ये मेरा किया हुआ एक्चुअल में। तो लिक्विड वाले की मतलब क्लीनिंग मतलब काफी बेटर होती है, जो आपको वॉशिंग मशीन में दिखाई दे जाएगी। देखो आप जब खुद से नहाते हो साबुन का तो आप खुद वेस्ट करते हो, अलग केस है। नॉर्मली वॉशिंग मशीन में अगर आप सॉलिड मान लो सर्फ एक्सेल यूज करते हो और लिक्विड, तो लिक्विड वाला हमेशा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, फटाफट रिएक्शन कर देगा। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते, कल फिर मेरी क्लास है, कल इसको आगे कंटिन्यू करता। भी कोई होमवर्क नहीं करना है, बस लेक्चर को देखो। कल मेरा क्लास है, कल कुछ और करेंगे, फिर कल मैं होमवर्क दूंगा और फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, फिर चलो बाय।